लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रो कूलम्ब, दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान तो क्या करना होगा यहाँ पे कि एक्चुअली क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है सबसे इस बात को समझते हैं कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है। हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, जो दो के दोनों चार्ज हैं, हमें उन दो के दोनों चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अब इसलिए करेंगे क्या, मान लीजिए कि जो पहला चार्ज है वह Q1 है एंड जो सेकेंड चार्ज है यह मान लीजिए आपका Q2 हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर का। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये R होगा और R की वैल्यू हमको डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें करना क्या, हमें ये करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देखो लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रो कूलम्ब। क्या मतलब है इसका, मतलब है कि जो दो के दोनों चार्ज है ना, Q1 प्लस Q2, इसकी जो वैल्यू होगी वो 7 माइक्रो कूलम्ब के इक्वल होगी। आप ऐसा करो कि आप इसको ऐसे लिख लो, Q1 प्लस Q2 और यह इक्वल हो जाएगा 7 × 10⁻⁻6 कूलम्ब के। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हम इसे जो है SI यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह से अगर हम इसमें आगे देखें तो इसका जो अगला स्टेटमेंट हो क्या है, दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। क्या कहने का मतलब है कि देखिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन है। अब इसलिए क्या करेंगे, तो आप देखिए जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप जरा बात को समझिएगा, फोर्स कितना दिया है, 1 न्यूटन का दिया है। K SI सिस्टम में इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, देखो R क्या है, R होता है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अगर आप इसको SI में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0.30 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 × 10⁹ होल अपॉन हो जाएगा 0.09 एंड इंटू Q1 इंटू Q2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आपके कितनी आ रही है, पहले आप ये समझ लो। देखो एक छोटा सा काम ये किया करो, अगर तुम लोग इस 0.09 से इस 9 को कैंसिल करोगे तो ये 100 आ जाएगा। कैसे आएगा जरा समझ लो, आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो 9 ऊपर 900, तो ये कट के सीधे क्या हो जाएगा, 100 हो गया। तो Q1 इंटू Q2 दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये 100 है और 10⁻9, दोनों मिलकर 10⁻11 और दूसरे साइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻11। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ से दो वैल्यू हम लोगों ने पाली। हमें यहाँ से Q1 प्लस Q2 मिल चुका है, हमें यहाँ से Q1 इंटू Q2 मिल चुका है। हमें क्या करना, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो Q1 माइनस Q2 होता है एग्जैक्टली यह किसके इक्वल होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 इंटू Q2 के इक्वल होता है। बशर्ते इसे आप किस में कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे। आप अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, देखो क्या आएगा, अगर हम यहाँ से Q1 माइनस Q2 निकालना चाहें तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में Q1 प्लस Q2। देखो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 7 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर -4 इंटू ये जो Q1 इंटू Q2 है ना, तो डियर इसकी वैल्यू होती है 10⁻11। यहाँ से अगर हम Q1 माइनस Q2 निकालेंगे तो इट्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 × 10⁻12 माइनस, ऐसा करो इसको जरा 40 कर लो और इसको कर देते हैं 10⁻12। यहाँ पर इसको 40 कर देते हैं और यहाँ पर 10⁻12 कर देते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ से तो Q1 माइनस Q2 कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 9 × 10⁻12। अगर आप डायरेक्ट रूट के बाहर करोगे तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी,
3 इंटू 10 टू द पावर -6 होगी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां से तुम्हें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें Q1 प्लस Q2 पता है, हमें Q1 माइनस Q2 पता है। अब अगर हम इसको लास्ट में चाहें तो आराम से यहां पे कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखो क्या करोगे, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, तो एक बार Q1 निकल जाएगा और दूसरी बार Q2 निकल जाएगा। ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक सी बात होती है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, तो ये हो जाएगी आपके 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और इसी तरह से Q2 कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू आई थिंक यस, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अगर आप इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना चाहो तो जो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 आया है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 माइक्रो कूलम लिख सकते हो। इसी प्रकार से ये जो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 आया है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 माइक्रो कूलम लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B repel each other with a force of 2 into 10 to the power -5 Newton. A third identical uncharged sphere is touched to A, then placed at the midpoint between A and B. Calculate the net electrostatic force on C. Distance exactly इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो, इसमें कह रहा है कि देखो दो स्फीयर है, दिस इज A, दिस इज B, और इसमें लिखा हुआ है कि टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर। आइडेंटिकल है मींस दोनों का साइज इक्वल है A एंड B, और इसके ऊपर अगर चार्ज हम Q माने तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा, Q होगा। दूसरी चीज आप सोचो कि मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह R है, तो इसके बीच में जो फोर्स है ना उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, एंड दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। हमें यहां पर समझना होगा कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट के आधार पर जो भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में दी है उस आधार पर एक इक्वेशन यहां पे हम बना लेते हैं। क्या करना होगा, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, F इज इक्वल्स टू कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, F Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 दैट्स इक्वल्स टू, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 9 या रहने दो, अब डायरेक्ट के की वैल्यू रहने दीजिए इसी पे, K इंटू, क्योंकि देखिए दोनों पे जो चार्ज है ना इसकी वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन R²। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जरा दूसरी बात समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखा है कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच टू A। अब देखो ये एक छोटी सी बात है जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अगर कभी भी दो आइडेंटिकल स्फीयर एक दूसरे से टच करते हैं, देखिए इस केस में क्या होता है, एक्चुअली जो चार्ज होता है ना वो वहां पर हाई पोटेंशियल, एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। बेसिकली जब दो स्फीयर टच होते हैं तो उनमें चार्ज का फ्लो होता है, और जो चार्ज का फ्लो क्यों होता है, ताकि दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। याद रखिएगा चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल वाले स्फीयर से लो पोटेंशियल वाले स्फीयर की तरफ, और तब तक होता है जब तक कि दोनों में दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। बट यहां पर एक स्पेसिफिक केस है कि दोनों ही आइडेंटिकल स्फीयर थे। इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी, मान लीजिए अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर है, कभी भी इस बात को याद रखना कि अगर कभी भी दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, मान लो कि ये आइडेंटिकल है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और इन दोनों को आपस में क्या किया गया है, टच, इनको टच किया गया है, एक दूसरे के संपर्क में लाया गया है। अब देखिए टच भी कर सकते हैं, या क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे सकता है कि बोथ द स्फीयर्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर। आप एक वायर से भी आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। देखिए इन दोनों ही दशाओं में एक्चुअली अगर ये चूंकि आइडेंटिकल है, महत्वपूर्ण बात है कि आइडेंटिकल है, इसलिए ये जो दो के दोनों आपके स्फीयर होंगे, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आधा आधा हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा।
आधा चार्ज इसको मिल जाएगा, टोटल चार्ज कंसीडर कर लीजिए, और आधा दूसरे को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हाफ हाफ चार्ज होगा ये केवल तभी होगा जब दो के दोनों स्फीयर क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इस चीज को हम लोग जो हम लोगों ने अभी जो तथ्य पढ़ा है इसका हम लोग यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है तो देखिए, पहला केस के आधार पर हमने इक्वेशन बना लिया, अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर C इज टच टू A। देखो ए है, ये आपका B है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो जो आइडेंटिकल स्फीयर C है ना, आप उसको किससे टच कर रहे हो, A से टच कर रहे हो। क्या होगा देखो, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है, तो जब आपने पहले देखिए यहां पर क्या लिखा कि शुरुआत में ये जो स्फीयर C है एक कैसा है, अनचार्ज्ड है। कैसा है, अनचार्ज्ड है। जाहिर सी बात है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। बट डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इन दोनों को टच कर देंगे तो टच करने के बाद एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि जो चार्ज होगा इसमें और इसमें वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों आधा आधा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं, और दूसरी बात है दोनों आइडेंटिकल है तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ होता है। जरा उस केस को भी समझ लीजिए। देखिए ये तो ऐसे ही रह जाएगा, B ऐसे ही रह जाएगा, C को क्या कहा गया है कि उसको बीच में ला दीजिए, ठीक है। बट अब देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, B को हमने टच नहीं किया, ठीक है, A और C को आपस में टच किया है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो टोटल हो जाएगा 0 प्लस Q टोटल चार्ज, और उसका आधा आधा मिलेगा। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q/2 का, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q/2 का। दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस है R/2 हो गया, ये जो डिस्टेंस है R/2 हो गया। अब इस केस में क्या कहा जा रहा कि आप जो ये जो स्फीयर C है, इस स्फीयर C पर हमें नेट फोर्स निकालना होगा। क्या करना होगा डियर, जरा समझ लीजिएगा। देखो यहां पे बड़ी सीधी सी बात है कि जो यह मान लो कि स्फीयर जो A है, यह F1 फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, किधर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। पिछले लेक्चर में इन सब चीजों को हम बता चुके हैं कि A पॉजिटिव है ना, तो रिपेल करेगा इधर, बिल्कुल। तो F1 फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, स्फीयर A अप्लाई कर रहा है, C पर कर रहा है, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू Q/2 इंटू Q/2 और होल अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो F1 होगा वो आपका कितना हो जाएगा, KQ² हो जाएगा। आप देख लो, एक KQ²/4 R²/4 4 कैंसिल, ये बच जाएगा। इसी तरह से अब देखो, मान लो कि ये जो B वाला है ना स्फीयर, ये मान लो कितना चार्ज अप्लाई कर रहा है, F2 चार्ज अप्लाई कर रहा है। किस पर अप्लाई कर रहा है, C पर अप्लाई कर रहा है। तो ये जो F2 लगाएगा वह इस डायरेक्शन में लगाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप F2 निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, K इंटू Q/2 एंड होल अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। अब जरा समझो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 होगा, 2 फिर भी बच जाएगा, तो 2 ऊपर आएगा, फाइनली कितना हो जाएगा। आप कैलकुलेशन खुद से कर लिया करो, बाकी मैं यहाँ पे फाइनल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ से F1 निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, F2 निकल गया। लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, हम लोग इतने दूर में कर लेते हैं आराम से। देखो तो अब ये चीज क्लियर क्या है कि जो स्फीयर C है ना, ये बीच में फंस गया है, इसके ऊपर ये स्फीयर ये फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, ये B लगा रहा फोर्स इधर की ओर। तो अब जो स्फीयर C होगा इसके ऊपर नेट फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि दो के दोनों फोर्स अपोजिट है, तो जो ज्यादा मैग्नीट्यूड है उससे कम मैग्नीट्यूड के फोर्स को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो क्या कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि अगर मेरे को निकालना है कि नेट फोर्स ऑन C ये किसके इक्वल हो गया, तो देखो F1 और F2 में बड़ा कौन है, F2, तो लिखोगे F2 माइनस F1, तो जो F होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 2KQ² माइनस KQ²/R²। यहाँ से ये आ जाएगा KQ²/R²। और डियर स्टूडेंट्स, मान लो इक्वेशन नंबर 2 बन गया फाइनली। तो अब यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल शुरुआत में चले, आपके पास इक्वेशन 1 था और ये लास्ट में इक्वेशन 2 आ गया। आपको इस F की वैल्यू निकालना है, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि ये हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बना के रखा था, बहुत पहले का है ना, उसको यहाँ यूज कर लेते हैं। क्या करोगे आप, यूज करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर क्या मामला बनने वाला आपका, तो मामला बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आप देखें
RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, या दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तो चाहे तुम जैसे कर लो, बस इन दोनों की सहायता से आप F की वैल्यू निकालोगे। ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगेन आ जाएगी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा। आप देखिए बड़ा कौन है ना, F1 और F2 में बड़ा कौन है, F2, तो जाहिर सी बात है कि जो F2 फोर्स है वो बड़ा है, मींस इसका जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट फोर्स का वो इधर की तरफ होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होने वाला है। तो आप चाहें तो एग्जाम में, जब भी बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करें, आप पूरा ऐसे डायग्राम बना के दिखा दो वेक्टर, या बेहतर होगा नीचे लिख भी दिया करो कि दरअसल इसका डायरेक्शन क्या होगा, एलोंग क्या हो जाएगा, BC। आप BC लिख सकते हो, है ना, या तो लिख सकते हो एलोंग BA, या तो लिख सकते हो एलोंग CA, मींस कुछ इस तरह की बातें आप आंसर में लिख दिया करो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू -q/4। क्या करना होगा मुझे, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ऐसा है कि ये जो दो चार्ज है ना, ये कैपिटल Q है, ये ऐसे रखे हुए हैं, और एक बीच में एक चार्ज आपने स्मॉल q रखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट है, मींस अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये डिस्टेंस a है तो ये वाला a/2 होगा, और ये डिस्टेंस भी a/2 होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर ये तीन के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो स्मॉल q होगा वो -q/4 के इक्वल होगा। देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये समझना होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो इक्विलिब्रियम कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 कब होगा, जब उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड्स के इक्वल है, और अगर लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है तो लेफ्टवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द राइटवर्ड फोर्स। तो अगर देखो बॉडी इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स 0, मतलब अगर दाएं फोर्स लग रहा है तो दाएं का जो फोर्स है वो बाएं के फोर्स के इक्वल होना चाहिए, और अपवर्ड का जो फोर्स होना चाहिए वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ऐसा होगा तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। आपको ये चीज इस क्वेश्चन में समझना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझो। मैं बस आपसे ये बोल रहा हूं कि अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि जो बीच वाला चार्ज है इसका साइन क्या होना चाहिए। वैल्यू तो निकालेंगे ही, बट कहीं न कहीं यहां पर ये भी लिखा हुआ है -q/4। हमें ये भी समझने की आवश्यकता होगी कि जो बीच वाला साइन चार्ज है दरअसल उसका साइन क्या होना चाहिए। लेट अस चेक। मान लो यहां पे मान लेता हूं कि ये प्लस साइन है, तो अगर बीच वाले चार्ज का साइन पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, ये जो कैपिटल Q है यह इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, भाई ये इधर का रिपल्सन है, इधर का रिपल्सन, तो बीच वाला चार्ज क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों फोर्स बराबर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि दो के दोनों जो चार्ज है उनका वैल्यू भी इक्वल है, और कहीं कहीं जो हमारा स्मॉल q चार्ज है मिड पॉइंट पर है, तो दोनों से दूरी भी सेम है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आराम से हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि ऑल द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब होल द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका तो ठीक है, हमें इसका भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिस्कस करना ही होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या होने वाली है। अब देखो मान लो अगर हम इस चार्ज को डिस्कस करते हैं तो मान लीजिए ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये वाला चार्ज इसके, ये भी पॉजिटिव है ना, तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, वो भी उधर ही लगाएगा। तो फिर तो हो चुका है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। नहीं हो सकता है ना। कैसे होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या जरूरी है कि चार्जेस इक्वल होना चाहिए और साथ में अपोजिट होना चाहिए। यहां तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, बट यहां पर क्या है, दो के दोनों फोर्स ही सेम डायरेक्शन में हो गए, तो फिर तो ये कभी भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि रिजल्टेंट निकालोगे तो F1 + F2 ऐड हो जाएगा, तो जीरो होने की कोई संभावना नहीं है। इसका एक मतलब और निकला कि जो चार्ज बीच वाला अगर यह पॉजिटिव नेचर का होगा तो कभी भी हाँ हो सकता हो कि ये खुद इक्विलिब्रियम में हो जाए, बट अगल बगल जो ये किनारे वाला चार्ज है इसको वह इक्विलिब्रियम में नहीं आने देगा। जरा चेक करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी डियर। तो दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये वाला मान लो मैं माइनस चार्ज है, मैं रेड वाले कलर से समझा रहा हूं दूसरी पॉसिबिलिटी को। मान लीजिए कि यहां पर जो चार्ज है यह -q है। अगर यह चार्ज -q है, अब चेक कर लेते हैं, पहले इन्हीं का इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला इसके फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, हो गया इक्विलिब्रियम इनका।
तो इनके साथ तो अच्छी बात हुई है कि पहले भी इक्विलिब्रियम में थे पॉजिटिव होने पे भी और निगेटिव होने पे भी इक्विलिब्रियम में आ गए। अब जरा किनारे वाले का चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला जो चार्ज है वो फोर्स निगेटिव है तो अपनी तरफ लगाएगा, तो काम तो बन गया मेरा। भाई हमें क्या चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो कहीं न कहीं जो दोनों फोर्स हमें अपोजिट तो मिल गए, और जब अपोजिट मिल गए तो अभी हम उसको जो है इक्वेशन बना के उनके मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देंगे और हमें जो डिजायर्ड कंडीशन है वो मिल जाएगी। तो अंत में हम एक बात कह सकते हैं, यहां से हमें क्या सीखा हमने इतना डिस्कशन के बाद, कि जो बीच का चार्ज होना चाहिए अगर वह निगेटिव होगा, बीच का चार्ज निगेटिव होगा केवल और केवल उसी अवस्था में जो पूरा सिस्टम है, तीन के तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वह इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इसको जरा सा हम मैथमेटिकली इस बात को डियर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज आपका क्यू था, सॉरी कैपिटल क्यू था बेसिकली, और ये जो चार्ज है ये भी कैपिटल क्यू है, बीच में जो चार्ज है स्मॉल क्यू है, एक कंप्लीट डिस्टेंस ए है, ए वाला भी कितना हो गया a/2, और यह डिस्टेंस भी कितना हो गया a/2 हो गया। सोचो बीच वाला चार्ज का साइन क्या है, माइनस होना चाहिए, और इसका इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी मेंटेन है। हमें चेक किसका इक्विलिब्रियम करना है, इसका। तो माय डियर स्टूडेंट्स हो सकता हो कि ये वाला जो फोर्स है वह इसके ऊपर फोर्स मान लीजिए कितना लगा रहा है F1, और ये वाला जो चार्ज है, सॉरी ये चार्ज F1 फोर्स लगा रहा है और यह चार्ज F2 फोर्स लगा रहा है। तो पहले हम लोगों को डायरेक्शन निकालना होगा। देखिए ये जो प्लस क्यू है ना, ये प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ, F1 हो गया। तो रिपल्सन लग रहा है, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई K कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। F2 क्या होगा, तो F2 वह फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, किधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना होगा, चार्ज का साइन डायरेक्शन बताता हम लोग पिछले लेक्चर में बात डिस्कस कर चुके हैं, तो यूज कर लेते हैं ना यहाँ पे K इंटू स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q होल पावर। अब देखो डियर, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, इट इज a/2 ओनली, तो a/2 स्क्वायर। आप एक काम और करो, एक स्टेप बढ़ा लो, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें चेक करना है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू, ये जो होगा ये इक्वल होना चाहिए। मैंने यही तो बताया कि भाई दोनों फोर्स का दो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। लेट अस चेक। तो F1 और F2 की जो वैल्यू यहाँ से निकाल के रखे हो ना, आप इसे यहाँ पुट कर लो, बहुत आसान है। तो F1 की वैल्यू क्या निकाला, K कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या है 4K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। ये स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल, K कैंसिल, Q कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स ऑफ Q। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q अपॉन 4। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ Q अपॉन 4 के बराबर। वाई माइनस ऑफ Q अपॉन 4 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि जो बीच वाला चार्ज होना चाहिए उसका साइन निगेटिव होना चाहिए, वो बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली, बीच का चार्ज का साइन निगेटिव। और सेकेंड थिंग इज दिस कि उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो Q अपॉन 4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस x एंड x अपॉन 2, या डिस्टेंस कितना है x, एंड ये थोड़ा कंसंट्रेट रहने का पॉइंट है, x अपॉन 2 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ए थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4Q। इट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो थर्ड कोई एक चार्ज है ना वो 4Q है। अब देखो यहां से x अपॉन 2 के डिस्टेंस पे, मीन्स अगर हम यहां से x अपॉन 2 के डिस्टेंस पर चलेंगे तो हमें कौन सी चार्ज मिलेगा, स्मॉल q मिलेगा। एंड x डिस्टेंस मीन्स, अगर x डिस्टेंस का मतलब ठीक यहां पे, मीन्स ये पूरा डिस्टेंस x पर हमें कौन सा चार्ज मिलेगा, कैपिटल Q मिलेगा। ठीक है, ऑल चार्जेस बीइंग स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, तो जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को मैंने एग्जैक्टली यहां पर लिख दिया है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कैपिटल Q सच दैट द नेट फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द चार्ज Q इज 0।
आपको ये डिस्कस करना है कि ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, या दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन ये भी एग्जाम में दे सकता है था कि क्या स्मॉल क्यू बी इन इक्विलिब्रियम। अभी ठीक पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का 0 होना, बट यहाँ अच्छा है, यहाँ पे सीधा इसने आंसर पूछ दिया, तो क्वेश्चन दे दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन बाय क्यों इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करना होगा। कैसे कर पाओगे? देखो लेट अस सपोज कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, अच्छा एक चीज तो तुम समझ रहे हो ना, ये भी डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्यूब हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए ये चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F1 फोर्स, और यह जो चार्ज है ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब जरा सोचो, ये वाला इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर को लगाएगा, तो F1 की वैल्यू क्या होगी? क्यों लगाएगा भाई? क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं और फोर्स का जो स्वभाव होगा वो रिपल्सिव स्वभाव होगा, इसलिए अपने से दूर लगाएगा। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी K कैपिटल Q स्मॉल q होल अपॉन, ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, x/2 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से F1 हो जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम लोग चलेंगे, हम निकालना चाहे F2 को, तो क्या कर लोगे? F2 क्या है? F2 फोर्स है जो 4Q अप्लाई करेगा इसके ऊपर, किधर लगाएगा, इधर लगा देगा। तो F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? K इंटू 4Q इंटू Q, और अगेन ये जो दूरी है वो कितनी है, x/2 की है, तो ये हो जाएगी x/2 का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से ये 4 और नीचे से 4, तो 16K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि एक चार्ज जो स्मॉल क्यू है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या मतलब है? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। मींस क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो स्मॉल क्यू का जो चार्ज है, ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू का ना, तो इस पर ही जो एफ नेट है वो क्या है? 0। इसके लिए क्या जरूरी है कि जो F1 होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू F2 होना चाहिए। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, 16K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, K एंड K कैंसिल हो गया। मुझे लगता है एक Q से एक Q कैंसिल हो चुका है, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हो चुका है, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 इंटू Q हो गया है। तो आपसे पूछ भी रहा था कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कैपिटल Q, तो बिल्कुल नेचर तो बड़ा क्लियर सी बात है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, बिल्कुल पॉजिटिव पे ही हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो गई, और वैल्यू कितनी हो गई? 4Q। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दैट कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्मॉल q। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन में? कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। ठीक है, अच्छा 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3 और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है Q के इक्वल है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड LS, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन ऑफ Q। ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। देखो इधर क्या कर लोगे, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया कोई, बिल्कुल दिया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, L L L। अब आप सोचो ये दिया ऐसे, तो यहां पर भी चार्ज Q हो गया, यहां भी चार्ज Q हो गया, यहां पर भी चार्ज Q हो चुका है। क्या करना चाहिए आपको? आपको ये करना है कि इसने डायरेक्टली आपको यहां पर चीजों को दे रखा है। कह है कि जो सेंटर है ना, इस सेंट्रॉइड, एग्जैक्टली सेंट्रॉइड में सबसे बीच का पॉइंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो खैर सारे सेंटर ट्रायंगल के एक ही होते हैं, तो सेंट्रॉइड यहाँ पे है, और कह रहा है इस जो सेंट्रॉइड जो है ना वहां पे कैपिटल Q चार्ज रखा है, और आपको इस कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। बहुत ईजी है। क्या तरीका होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, हमने पिछला लेक्चर भी आप मेरा देख सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए ताकि कंप्लीट बेस आपका क्लियर हो जाए। तो आप देखोगे कि उसमें मैंने चीज बताया था, कोई मान लो इन्होंने कितना फोर्स अप्लाई किया, F। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं डियर, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये जो डिस्टेंस है इतना, मैं कहता हूँ ये A है, तो इसका मतलब ये भी A होगा और इसका मतलब ये भी A होगा। क्यों? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो L के टर्म में निकाल भी लेंगे हम। क्यों होगा भाई सेम? क्योंकि यह एक
इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बस इस वजह से तीनों डिस्टेंस सेम होगा। अब जरा सोचो, मान लो कि ये फोर्स F1 अप्लाई किया, इन्होंने मान लो F2 अप्लाई किया और इन्होंने मान लो F3 अप्लाई किया, क्या होगा जरा सोचो। F1 इधर को लगेगा, F2 इधर को लगेगा और F3 इधर को लगेगा। तो अगर आप देखो तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। F2 की वैल्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और जो F3 होगा इसकी वैल्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि F1 F2 F3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों ही फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि इसका, अब देखो चूंकि मैग्नीट्यूड माय डियर स्टूडेंट्स तीनों जगह का सेम है, तो अगर हम कहें कि इसका मैग्नीट्यूड f के बराबर होगा तो निश्चित रूप से इसको भी f मान सकते हो और इसको भी f मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वही यहाँ भी वैल्यू है और वही वैल्यू है। इसको हम लोग जल्दी से एक शॉर्टकट के फॉर्म में EF डिनोट कर लेते हैं। अब जरा इन तीनों को ना हम अलग से बनाते हैं। देखिए ये पॉइंट है जहाँ पे कैपिटल Q चार्ज था, इसी पे निकालना था नेट फोर्स। इसके ऊपर जो F2 मींस F लग रहा है, मैग्नीट्यूड F है उसका, F2 है, लेकिन मैग्नीट्यूड मैंने F क्यों माना, क्योंकि उतना बड़ा एक्सप्रेशन कौन बार बार लिखे, और वो भी जब हर जगह बराबर है तो भाई F लिख लो। आप समझ रहे हो ना F क्या है, बस बहुत है इतना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर F3 कर लोगे, F3 की वैल्यू भी F की इक्वल होगी और नीचे की ओर क्या हो जाएगा F1 और इसकी वैल्यू भी F होगी। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आगे समझते हैं तो क्या समझ में आएगा वो भी देख लो। कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे इसका, देखिए ये क्या हो गया 120 डिग्री, सारे एंगल कितने के होंगे 120 डिग्री के होंगे। तो कुछ लोग तो देखते ही आंसर बता देंगे अभी, और जो नहीं बताएंगे तो देख लो। देखो अब यहाँ पे ये F है और F है, दोनों के बीच का एंगल 120। तो क्या तरीका होता है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करना है, पहले दो का निकालो और जो आएगा उसका रिजल्टेंट तीसरे के साथ लेंगे। क्या करेंगे, देखो इसका और इसका अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स F आएगा। क्योंकि आप करके देख लो, पैरेललोग्राम लॉ आप पढ़े हैं, हमने बताया भी है पिछले लेक्चर में कि R जो होता है रिजल्टेंट होता है वो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर देखो तो ये F है और ये F है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी F के ही इक्वल होगा और दोनों के बीच से जाएगा तो एक F हुआ। तो जो ये F आया इसके और इसके स्थान पे ये F आ गया। अब हमें इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुलाम्स लॉ पर था आज का पूरा लेक्चर, उसके न्यूमेरिकल्स पे बेसिकली पूरा लेक्चर था, और एक और वीडियो जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 3, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। हाँ इतना है कि अगर आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, टोटल कुलाम लॉ पे अब तक 4, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 था, इन 4 लेक्चर को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं आपका एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम वगैरह में तो कोई क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपका बेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसे शेयर करो और लाइक जरूर कर देना। और एक बात और मुझे ये बतानी थी कि अगर आपको इस नोट्स का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए, उसका डिस्क्रिप्शन हम उसका लिंक जो है हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।